नमस्ते बच्चों, मैं अर्जुन प्रताप सिंह राणा आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की कविता किताबें जो गुलजार जी द्वारा लिखी गई है, तो उसका स्वाध्याय करने जा रहे हैं बच्चों। पिछली कक्षा में हमने किताबें कविता को समझा था, उसका पठन किया था, उसका सरल अर्थ जाना था। अब इस भाग में हम उसका स्वाध्याय करेंगे। आप जानते हैं बच्चों कि उस कविता में क्या दिखाया गया था कि कवि ने पुस्तकों के साथ मनुष्य के पुराने और प्रगाढ़ संबंधों, उनके साथ बिताए पुराने क्षणों को याद किया था। किताबों के माध्यम से पत्रों और फूलों के आदान प्रदान, निजी जीवन में पुस्तकों का महत्व और उससे जुड़ने वाले प्रेम संबंध, इसके साथ ही उन्होंने पुस्तक का दुख दर्द, उनसे मनुष्य की बढ़ती दूरी, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों को पढ़ने में सुविधाएं आदि का चित्रण किया था। अब इस पाठ में हम उसी से संबंधित प्रश्नोत्तरी करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, जितने अच्छे तरीके से आप कविता समझ लेते हो, कविता के कठिन शब्दों के अर्थ आपको आ जाते हैं, उसके सरल अर्थ आपको आ जाते हैं, तो उससे संबंधित कैसा भी प्रश्न दिया गया हो वो सब आप आसानी से ढूंढ कर लिख सकते हैं। अब आपको याद नहीं करना पड़ता। अब आपको दिए गए पद्यांश में या पोइट्री पैराग्राफ में से ही उत्तर ढूंढने हैं, समझने हैं और लिखने हैं। इन सब लिखने में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें मात्राओं की मिस्टेक ना हो, क्योंकि जो उत्तर आपकी प्रश्न पत्रिका में पद्यांश में ऑलरेडी दिया गया है, अगर उसे आप देखकर भी गलत लिखते हैं तो आपके अंक अधिक कट जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वाध्याय पाठ के आंगन में से किताबें। पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। फिर लिखा है क, पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। देखिए बच्चों कितना सरल है। यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, किताबों की अब बनी आदत। अब सामने एक पद्यांश दिया गया है और हमको उसके आधार पर उसको पूरा करना है। तो यहाँ लिखा किताबों की अब बनी आदत। अब मैं पद्यांश में देखूं तो कहाँ पर है, मैं उन्हें देख सकता हूँ कि उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, किताबों की अब बनी आदत नींद में चलने की। इस तरह से हमने वाक्य पूर्ण किया। फिर दूसरा है, किताबें जो रिश्ते सुनाती थी। तो मैं पद्यांश में ढूंढता हूँ लाइन कहाँ पर है, वो रिश्ते, जो रिश्ते वो सुनाती थी। यहाँ पे लिखा गया जो रिश्ते वो सुनाती थी वो सारे उधड़े उधड़े हैं। तो इसका वाक्य कंप्लीट कैसे करेंगे हम, किताबें जो रिश्ते सुनाती थी वो सारे अब उधड़े उधड़े हैं। देखिए सीधे आपको उत्तर पद्यांश से मिल गया और इस तरह से 2 उत्तरों के लिए 2 अंक आपको प्राप्त हो सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, लिखिए क्या कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द और उनके अर्थ। बच्चों मैंने आपको कहा था जब किताबें कविता पढ़ाई जा रही थी, गुलजार जी के बारे में जानकारी दी थी। उर्दू के महान लेखक भी हैं, उर्दू में भी उनके हाथ की कला वैसी ही है, लेखनी कला ऐसी ही है जैसे हिंदी में है। उन्होंने उर्दू में भी कई किताबें लिखी हैं और हिंदी में भी उर्दू के शब्दों का बहुतायत में प्रयोग किया है, जो हिंदी के लिए सामान्य बात है। और इस कविता में भी कई उर्दू शब्द आए हैं। जब कविता मैंने पढ़ाई थी उसमें आपको उर्दू और कठिन शब्दों के अर्थ दिए थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुल 6 शब्द बताने हमको, और ना सिर्फ उस शब्द ढूंढ के बताने कि उर्दू शब्द कौन से हैं, बल्कि हमको ये बताना है कि उसका अर्थ क्या है। तो देखिए सफ़ा यानी पन्ना, ये उर्दू वर्ड है सफ़ा। उसके बाद राबता, राबता का मतलब है संपर्क। उसके बाद लफ्ज़, लफ्ज़ यानी शब्द। नीम सजदा यानी आधा माथा टेकना। इल्म अर्थात ज्ञान। आइंदा अर्थात भविष्य में। बच्चों ये आपको कब आएगा, कैसे आएगा, जब आपने कविता पढ़ी उसी वक्त आपने शब्दों के अर्थ भी देख लिए, शब्दों को भी समझ लिया और उनका अर्थ भी ध्यान में रख लिया, तभी आप इस तरह के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अन्यथा ये उत्तर आप आसानी से दे नहीं पाएंगे। इसीलिए कविता या पाठ वाचन करने के दौरान ही कठिन शब्दों के अर्थ भी याद कर लिए जाएं तो बेहतर होता है। अगला प्रश्न है, आकृति। किताबें यहाँ रखते थे। अब बच्चों हम देखते हैं कि जब हम किताबें पढ़ते हैं तो कभी हाथ पे रखते हैं, कभी ऐसे बिस्तर पे रख के पढ़ते हैं, कभी टेबल पे रख के पढ़ते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे देखना है कि यहाँ कविता में क्या दिया गया है। तो मैं वो लाइन पढ़ता हूँ जहाँ पे दिया गया है। पहले तो देखिए कितना उत्तर देना है हमको। यहाँ पे उनके 4 उत्तर देने हैं, 4 बॉक्स हैं, 4 उत्तर। देखिए हमको हमारे उत्तर मिलते हैं कि नहीं। लाइन वाक्य ये है किताब कविता की,
कभी सीने पे रख के लेट जाते थे। ओके, तो पहला है किताबें कहाँ रखते थे, यहाँ रखते थे सीने पर, तो ये पहला सीने पर। फिर अगली लाइन में दी गया है कभी गोदी में लेते थे, तो हमारा दूसरा उत्तर होगा गोदी में। कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, बच्चों रिहल मैंने बताया था जिसपे एक लकड़ी का जो काठ का बना रहता है साधन, जिसपे किताब रख के पढ़ते हैं, अक्सर हमने देखा होगा गीता पाठ कुरान पाठ उस पर रख के पढ़ते हैं, तो रिहल उसे कहते हैं। तो यहाँ पे कवि कहते हैं घुटनों को रिहल की तरह बनाकर, तो अगला उत्तर हमारा होगा घुटनों पर। और फिर अगला है कि नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे ज़बी से वो सारा इल्म जो मिलता रहेगा आइंदा भी। तो नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे ज़बी से, ज़बी यानी नीम सजदा मतलब आथा माथा झुकाकर ऐसे, और ज़बी से यानी माथे से लगाकर, तो ये उत्तर इसका चौथा होगा माथे से लगाकर। अभी ज़बी का अर्थ होता है माथा। अब आपको इसका अर्थ अगर पता ना हो तो आप यहाँ चौथा उत्तर आसानी से नहीं लिख पाएंगे, इसलिए अर्थ पता होना बहुत ज़रूरी है। अगला है प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। बच्चों देखिए ऐसा है कि जो पाठ होते हैं उसमें स्वमत आता है, और जो कविताएं होती है उसमें भावार्थ पूछा जाता है। दिया गया पद्यांश जो होगा तो उसके प्रथम 4 पंक्ति, अंतिम 4 पंक्ति, बीच की 4 पंक्ति, किसी का भी दोहा हुआ तो प्रथम 2 दोहे, अंतिम 2 दोहे, बीच के 2 दोहे, इस तरह से किसी भी पंक्तियों का आपसे भावार्थ पूछा जाता है और जा सकता है। तो आपको कविता का सरल अर्थ अगर आप पता है तो आप उसका भावार्थ आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे भावार्थ पूछा है प्रथम पाँच पंक्तियों का। वो 5 पंक्तियाँ क्या हैं मैं पहले पढ़ता हूँ। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। तो उसी का भावार्थ सरल अर्थ आपने सुना है तो आप उसी से अपना भावार्थ लिख सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने फिर भी दिया है कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। तो कवि कहते हैं कि बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, पहले तो यही है कि वे कामना करती कि उन्हें बाहर निकाल कर कोई पढ़े इसलिए झांक रही हैं। फिर अगली लाइन है महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, तो कवि कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम यानी कवि की शाम किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, उनकी सोहबत में संगत में कटा करती थी, पर अब अक्सर। तो यहाँ पे अक्सर में डॉट 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 दिया है, तो मैंने भी यहाँ अब अक्सर के साथ डॉट डॉट लगा के जैसे 5 पंक्तियों का सरल अर्थ लिख दिया है, भावार्थ लिख दिया है। बड़ा आसान होता है बच्चों। अगर आपको कविता का अर्थ अच्छे से आता है तो आप अपने शब्दों में भी कविता की पंक्तिबद्ध देखते देखते उसको लिख सकते हैं भावार्थ। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि किताबों की पंक्तियों को शब्द से शब्द उतार देते हैं, ये भावार्थ नहीं है बच्चों। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको अंक नहीं मिलेंगे। फिर है पद्यांश पर आधारित ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। ओके, तो उत्तर दिया गया हसरत से, उत्तर है हसरत से। तो हमको प्रश्न बनाना है, तो आसान है बच्चों। यहाँ पे लिखा है बड़ी हसरत से तकती हैं, तो उत्तर क्या होगा, किताबें किस तरह से ताकती हैं, उत्तर होगा हसरत से। उत्तर दिया गया है, हमको प्रश्न बनाना है, हमारा प्रश्न ही उत्तर है, किताबें किस तरह से ताकती हैं। दूसरा कदरें, तो जो कदरें वो सुनाती थी जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में। तो कदरें अब घर में क्या नज़र नहीं आती, उत्तर है कदरें। जो कदरें वो सुनाती थी, एक वाक्य ये भी है, तो हम प्रश्न ये भी बना सकते हैं कि किताबें क्या सुनाती थी, उसका उत्तर भी होगा कदरें। बच्चों प्रश्न कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है, लेकिन उत्तर वही आना चाहिए कदरें, जो पाठ पर आधारित हो। फिर अगला प्रश्न है जाति। जाति का मतलब था संबंध। तो यहाँ पे बच्चों आपको पता है जाति जो संबंध बना था, व्यक्तिगत संबंध बना था, तो वो जाति संबंध लिखा गया था यहाँ पे, तो उसी पर हम उत्तर बनाएंगे। यहाँ पे वाक्य पहले पढ़ता हूँ। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दों पर, किताबों से जो जाति राबता था कट गया है। जाति राबता, जाति का अर्थ था निजी, पर्सनल, राबता यानी संपर्क। तो प्रश्न क्या होगा, कैसे बना सकता हूँ कि कवि का किताबों से कैसा रिश्ता था, उत्तर होगा जाति, जो यहाँ पे दिया गया है। ये जाति कास्ट वाला जाति नहीं बच्चों, ये जाति है, जाति अर्थात
ये जाति उर्दू शब्द है, अर्थात व्यक्तिगत संबंध। अब प्रश्न है भाषा बिंदु, ग्रामर। शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्यों में प्रयोग करो। बच्चों इस तरह के प्रश्न में क्या है कि एक शब्द दिया जाता है, उस शब्द से मिलता जुलता शब्द, जैसे शब्द युग्म में हम बार बार प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग करना है और फिर उसे वाक्य बनाना है। कैसे? जैसे दिया है घर, तो घर का शब्द युग्म हम कैसे बना सकते हैं? तो घर का शब्द युग्म होगा घर घर। ऐसे शब्द यानी दो शब्द साथ में होते हैं जुड़े हुए, बीच में हाइफन होता है। तो अब इसका वाक्य में प्रयोग करना है हमको कि आज घर घर में मोबाइल पाए जाते हैं। वाक्य कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। दूसरा है उधड़े, तो यहाँ हमने देखा कविता में आया था उधड़े उधड़े, तो आजकल लोगों के आपसी रिश्ते उधड़े उधड़े से हो गए हैं। फिर तीसरा भला, भला के साथ बुरा, भला बुरा, हम भला बुरा कहते हैं ना, भला बुरा, तो भला बुरा कैसा भी हो अपना तो अपना होता है। चौथा प्रचार, प्रचार के साथ हम अक्सर क्या लगाते हैं? प्रसार, प्रचार प्रसार, इस तरह से। तो वाक्य है आज का ज़माना प्रचार प्रसार का है, विज्ञापन का है। बच्चों देखते हैं विज्ञापन के लिए प्रचार प्रसार करते हैं तभी विज्ञापन होता है, चीज़ें बिकती हैं। फिर है भूख, तो भूख प्यास, भगवान करे कभी कोई भूख प्यास से ना मरे। फिर है भोला, भोला भाला, मैं एक भोला भाला सीधा आदमी हूँ। फिर अभिव्यक्ति, ग्रंथ हमारे गुरु, इस पुस्तक पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो बच्चों आप जानते हैं कि ग्रंथ हमारे गुरु होते हैं, ग्रंथ से ही सारी शिक्षा मिलती है। हम अपना जो भी विकास करते हैं वो ग्रंथों के माध्यम से यानी किताबों के माध्यम से ही करते हैं। हमने अपनी उच्च शिक्षा हासिल की, हम बड़े व्यक्ति बने, तो किसके कारण? ग्रंथों के कारण, किताबों की सहायता से। विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं, फिर महाविद्यालय जाते हैं, विश्वविद्यालय जाते हैं और किताबों की सहायता से पढ़ते हैं, दुनिया भर का ज्ञान उन्हें मिलता है। तो ग्रंथ को ही हम अपना गुरु मान सकते हैं क्योंकि सारी शिक्षा हमको ग्रंथों से मिलती है। जीवन अनुभवों से भी मिलती है, लेकिन वो शिक्षा बड़ी सीमित होती है क्योंकि उसमें सिर्फ हमारे जीवन अनुभव होते हैं। जबकि जब ग्रंथ हम पढ़ते हैं, किताबें हम पढ़ते हैं, तो उसमें दूसरों के जीवन अनुभव भी हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आप अभिव्यक्ति यानी स्वमत अपने शब्दों में लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। तो आज हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है और इस तरह से प्रश्नों के उत्तर लिखे जाने चाहिए। इसी तरह से लिखे जाने पर ही आपको अंक प्राप्त होते हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, आपने अच्छी तरह से समझा होगा। इन प्रश्नों को जो यहाँ पे मैंने बताया है उसे आपको अपने नोटबुक या वर्कशीट नोटबुक या शीट पर लिखना है। इसके साथ मैं वर्कशीट भी दे रहा हूँ, उसे भी आपको अपने नोटबुक में प्रश्न उत्तर दोनों उतारने हैं। धन्यवाद बच्चों, फिर अगली कक्षा में मुलाकात करेंगे। तब तक ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।